अनामिका और आप सभी का स्वागत है फार्मेसी इंडिया में। तो आज हम 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन, और ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीआई नाइपर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन दो अगर आप कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये 10 क्वेश्चन जो MCQs मैं आपको कराने वाली हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट है हमारा आज का पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक है हमारा सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, नए हैं तो फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जाइए और इस फार्मेसी इंडिया की ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप विजिट नहीं करते हैं pharmacyindia.co.in को, तो यहाँ पर विजिट करते रहें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं, क्विज मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स मिलते हैं। इवन दो अगर आप कॉलेज की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कॉलेज की डिटेल्स मिलती हैं आपको, जॉब की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स मिलती है, तो आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो pharmacyindia.co.in को विजिट करते रहें, देखते रहें, चेक करते रहें। कब इन्फॉर्मेशन आपको कैसी हेल्प कर जाए हमें नहीं पता है। और फार्मेसी इंडिया के अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी सेशन आपका पढ़ाया जाता है आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट का जो PDF है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही मिलता है। दूसरी बात, अगर किसी भी तरीके का एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम में या किसी भी जॉब में या किसी भी तरीके का कोई अपडेशन आता है फार्मासिस्ट से रिगार्डिंग, तो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो जुड़िएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं। और हमारे फार्मेसी इंडिया के कुछ अदर यूट्यूब चैनल्स भी हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा फार्मेसी इंडिया। तो फार्मेसी इंडिया में जैसे कि आप देख रहे हैं 150K जो लोग हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं। और ये वाला जो चैनल है ये किसके लिए? फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अगर आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट, अदर नॉन फार्मासिस्ट, दोनों की प्रिपरेशन हमारे फार्मेसी इंडिया चैनल पर कराई जाती है। आप अगर सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे, क्या होता है ना, हम एक साथ बहुत सारी जब वीडियोस बनती है तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि हम ये पढ़ें, कहाँ पे जाएं, क्या कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। तो अलग से चैनल बना दिए गए हैं ताकि आपको ईजी हो जाए गो थ्रू करना। तो दूसरा चैनल फार्मेसी इंडिया का है फार्मेसी इंडिया लाइव। इसमें आप देख रहे हैं 100K सब्सक्राइबर्स हैं, और ये सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्जाम वालों के लिए स्पेशली। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई के बाद आपको कहाँ जाना है, जॉब पर जाना है, तो फार्मेसी इंडिया जॉब के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आप देख रहे हैं 10K सब्सक्राइबर ऑलरेडी इसमें मेंशन है। और ये नॉट ओनली बट हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब रिगार्डिंग, तो फार्मा रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वहाँ पर यहाँ पर उनका अपडेशन किया जाता है, यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप जाइएगा, चेक कीजिएगा यूट्यूब चैनल्स को और इसका फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट जल्दी से बताते रहें कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस होम्योस्टेसिस इन द ह्यूमन बॉडी? जो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं उनमें से सबसे अच्छा ही होम्योस्टेसिस क्या डिफाइन करता है ह्यूमन बॉडी में? फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स। दूसरा है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तीसरा है द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी। या फिर डी द मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, मेरे बताने से पहले। तो चलिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन। तो
होम्योस्टेसिस को डिस्क्राइब किया जाता है या डिफाइन करा जाता है द मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर हम कभी एक जगह से जहाँ पर थोड़ी सी ठंडी या थोड़ी सी गर्मी है और हम एकदम से मौसम चेंज वाले वेदर में जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना शुरू करती है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जो कि टेम्परेचर को खुद ब खुद मेंटेन करने की कोशिश करता है ताकि हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का हाइपरथर्मिया ना हो जाए या फिर हाइपोथर्मिया ना हो जाए। तो वही चीज़ है होम्योस्टेसिस। ओके, तो होम्योस्टेसिस ऐसी कंडीशन है जब बाहर का इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, कैपेबल बनाने की, ईजी बनाने की कोशिश करता है कि हाइपर और हाइपोथर्मिया से बचा जा सके। ठीक है, और हमारी बॉडी में यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करती है, होम्योस्टेसिस को जनरेट करती है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुरू करती है और टेम्परेचर को अप करना शुरू करती है। वहीं अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को डाउन करती है। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, तो ये होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और जिस कंडीशन में अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है होम्योस्टेसिस में, मान लीजिए हाइपरथर्मिया, इन केस अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर में जा रहे हैं और बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से हाइपरथर्मिया हो जाता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है हमारा होम्योस्टेसिस में, हमारी बॉडी सही से होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, जिस कंडीशन में हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया दोनों कंडीशन हो सकती है। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल बर्फ के पानी में आजकल बहुत ऐसे नहाया जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा ऐसे आजकल देख भी रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी खुद ब खुद हीट जनरेट करना शुरू करती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर हाई एल्टीट्यूड में हम पहुंच गए या फिर बहुत देर तक हम उस बर्फ़ के पानी में रह गए तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाएगा और हमारी बॉडी सही तरीके से होम्योस्टेसिस कॉज नहीं कर पाएगी, जिस कंडीशन में हाइपोथर्मिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो समझ जाइए ठंड के मौसम में हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, होम्योस्टेसिस हो रहा है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हीट जनरेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल एट्रोफी? कौन सा नीचे दिया गया पैथोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन है मसल हाइपरट्रॉफी ड्यू टू एक्सरसाइज, दूसरा डिक्रीज्ड साइज ऑफ द थाइमस ड्यूरिंग एजिंग, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस्ड साइज ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, या फिर डी इंक्रीज्ड इन द साइज ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो चलिए बताएं, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलिए बताएं, इसका आंसर है सी। तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी का मतलब है क्या? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, रिड्यूस्ड साइज ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। कहने का मतलब है कि देखो, पैथोलॉजिकल एट्रोफी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। तो एट्रोफी का मतलब होता है कि कोई भी सेल का साइज डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना, किसी भी ऑर्गन का, किसी भी टिश्यू का, किसी भी सेल का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाना। क्यों? क्योंकि उस ऑर्गन से, उस टिश्यू से या उस सेल से हम फंक्शन नहीं ले रहे हैं। क्लियर है बात? मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पहले बहुत फ्लेक्सिबल हुआ करती थी, लेकिन अब क्या हुआ, हम उस बॉडी के पार्ट से या उस ऑर्गन से, उस सेल से, उस टिश्यू से बहुत ज़्यादा हम काम नहीं ले रहे, फंक्शनैलिटी उसकी कम हो गई है। तो क्या होगा, वो सेल जो है, वो टिश्यू जो है, वो ऑटोमेटिकली अपने साइज को रिड्यूस कर लेगा। क्लियर है? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी वही कंडीशन है जिसमें हो सकता है कोई डिजीज की वजह से हो, या फिर हो सकता है हम बहुत ज़्यादा उस टिश्यू को, उस ऑर्गन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एट्रोफी हो गई, मसल एट्रोफी हो गई, क्योंकि इमोबिलाइजेशन हो गया है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पा रही है। बात समझ में आ गई? जो योगा बहुत ज़्यादा करते हैं, जो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो लोग योगा नहीं करते हैं, उनसे बोलो ज़रा हाथ मोड़ने के लिए या ऐसे बेंड होने के लिए, उनसे नहीं मोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल की जो टिश्यू, जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन है, वो क्या हो गए, श्रिंक हो गए, डिक्रीज हो गए साइज में। दैट इज एट्रोफी, पैथोलॉजिकल डिजीज या बहुत ज़्यादा यूज़ ना करने की वजह से। क्लियर है? और देख भी रहे हो कि इनका जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चंस का, वो हमने कहाँ से लिया है। रेफरेंस देखिए कि रेफरेंस कहाँ से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमने बना दिए हैं आंसर, जी नहीं, आपको रेफरेंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस? कौन सा नीचे दिया
दिया गया ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है? हाइपरवेंटिलेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग या फिर एक्सेस बाइकार्बोनेट इनटेक। चलिए बताएं फटाफट से, टिक 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 टिक। जी हाँ, इसका आंसर अगर आप लोगों ने सही बताया तो बहुत सही जा रहे हैं आप, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या कॉज करती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करती है। और अगर हम बात करें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या हो रहा है? ये किसकी वजह से हो रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाती है, इंसुलिन इनसफिशिएंट हो जाता है, ये हमारी कंडीशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, क्योंकि कीटोन बॉडीज जो हमारे बॉडी के अंदर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय द फॉलोइंग। जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, ध्यान से देखिएगा, वो प्राइमरीली होता है कौन सी कंडीशन में? नीचे दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, हाइपरवेंटिलेशन, क्रॉनिक किडनी डिजीज या फिर डायरिया। चलिए इसका आंसर बताएं फटाफट से, और इसका आंसर है जी 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 बिल्कुल सही है, हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर ऐसे सफोकेशन लग रहा है, वेंटिलेशन नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है? अब खिड़की दरवाजे खोल दो ताकि जल्दी से जल्दी जो अंदर की जो एयर है वो बाहर चली जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा एयर का आउटफ्लो हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से ऑक्सीजन चली जा रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस वो कंडीशन है जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होना, दैट इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सहेलेशन हो रहा है। ठीक है, हम बहुत गहरी सांसें ले रहे हैं और एक्सहेल ज़्यादा कर रहे हैं। सांस लिया और सांस छोड़ना हमारा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा? बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से अब क्या होगा? ब्लड का जो पीएच है वो बढ़ जाएगा। ब्लड का पीएच बढ़ेगा मतलब 7 से ऊपर जाएगा, दैट इज एल्कलोसिस। और ये किसकी वजह से हो रहा है? हाइपरवेंटिलेशन की वजह से हो रहा है। कौन कौन से रीजन है? एंजाइटी है, ठीक है, फीवर है, या फिर हाई एल्टीट्यूड है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है कि हम कहीं बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं, कहीं लद्दाख है, कहीं माउंट एवरेस्ट है, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पीक वाले एरिया में अगर ऐसा होता है, हाइपरवेंटिलेशन की वजह से ब्लड के अंदर क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ हाइपरट्रॉफी? कौन सा नीचे दिया गया सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है हाइपरट्रॉफी? ठीक है, हाइपर ज़्यादा। चलिए बताएं, इंक्रीज इन सेल साइज विदाउट एन इंक्रीज इन सेल नंबर, दूसरा है इंक्रीज इन सेल नंबर विदाउट एन इंक्रीज इन सेल साइज, दूसरा है डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर, या फिर फोर्थ है रिप्लेसमेंट ऑफ वन सेल टाइप विद अनदर। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है ए, हाइपरट्रॉफी लिखा है। इंक्रीज इन सेल साइज विदाउट एन इंक्रीज इन सेल नंबर, जो सेल का साइज है वो बढ़ रहा है लेकिन सेल का जो नंबर है वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी ये कंडीशन होती है कि सेल का साइज तो बढ़ रहा है लेकिन सेल के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो सेल, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लीजिए सेल है, तो सेल का साइज बढ़ रहा है लेकिन साइज जो सेल के नंबर हैं वो उतने ही हैं। ठीक है, नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा? और ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे, तो सेल का साइज एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हाइपरट्रॉफी वो कंडीशन है जब सेल का जो साइज है वो इनलार्ज हो रहा है बजाय उनके नंबर्स बढ़े हुए। तो ऑर्गन है, टिश्यू है, उनके साइज बढ़ रहे हैं। हाइपरप्लेसिया की कंडीशन क्या है? जिसके अंदर सेल के नंबर बढ़ रहे हैं। हाइपरट्रॉफी इन्वॉल्व्स ओनली इन इंक्रीज इन साइज, लेकिन हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है? सेल के साइज बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी? कौन सा नीचे दिया गया फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का एग्जाम्पल होगा? फर्स्ट,
लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू हाइपरटेंशन। दूसरा, स्केलेटल मसल ग्रोथ ड्यू टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सोच लो। सी ऑप्शन, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इन बेनिग्न प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया, या फिर डी, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी ड्यू टू वेल्वुलर हार्ट डिजीज। सोच लो, सोच लो, सोच लिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, बिल्कुल सही है आप। स्केलेटल मसल ग्रोथ ड्यू टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिकल, हम बोलते हैं ना फिजियोलॉजिकल, फिजिक। हाइपरट्रॉफी तो बता ही दिया कि सेल का क्या हो रहा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फिजिक हो रही है। स्केलेटल मसल की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है ड्यू टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एक्सरसाइज की वजह से, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की वजह से। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी क्या है? ये तब होती है, ये एक नॉर्मल एडेप्टेशन है। ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें जब हम वर्कआउट करते हैं या वर्कलोड हमारे मसल्स पे पड़ता है तो हमारी स्केलेटल मसल्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है। ओके, अगर हम देखें पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, तो ये किसका रिजल्ट है? किसी डिजीज की वजह से हो रहा है। पैथोलॉजिकल मतलब किसी डिजीज की कंडीशन में ऐसा हो रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रही है। ओके, जैसे हम देख सकते हैं हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है? वॉल्वुलर डिजीज की वजह से हाइपरट्रॉफी कॉज हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया? कौन सा नीचे दिया गया पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन ब्रेस्ट टिश्यू ड्यूरिंग लैक्टेशन। दूसरा, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तीसरा, एनलार्जमेंट ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू एक्सरसाइज, या फिर डी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। सोचो 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 और जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है डी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया की अगर हम बात करें तो हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। किसी सेल का साइज बड़ा होना नहीं, सेल के क्वांटिटी बढ़ जाना, सेल के नंबर बढ़ जाना, दैट इज हाइपरप्लेसिया। ठीक है, बल्कि साइज का बढ़ना नहीं है यहाँ पर। और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें सेल के जो नंबर है, जो सेल के काउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो सकता है? बहुत ज़्यादा हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया की। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया कब हो रहा है? जब बहुत लंबे टाइम तक एस्ट्रोजन का स्टिमुलेशन हो रहा है, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है बिना प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? एस्ट्रोजन को बैलेंस कर लेता है, लेकिन एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है कि जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया कॉज हो रहा है। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया की अगर बात करें तो ये क्या है? एक नॉर्मल एडेप्टिव प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है? लैक्टेशन के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो ब्रेस्ट टिश्यूज हैं वो ग्रो करते हैं। ये हमारा क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया हुआ। क्लियर है? ओके, तो ठीक है, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जीपैट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जीपैट एस्पायरेंट्स के लिए 2025 में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीपैट पंच बुक आई है, और जीपैट बूस्टर के लिए आपके लिए बुक आई है जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है एंड अमेजोन पे अवेलेबल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुक का जो एडवर्टीजमेंट दिया गया है, तीनों चारों जो भी बुक हमारी हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मिशन फार्मासिस्ट जो बुक है वो प्रीवियस ईयर के बेस पे जो क्वेश्चन बुक तैयार की गई है, तो मिशन ड्रग इंस्पेक्टर की जो बुक है, जो DI की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको क्या मिलता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। ठीक है, अब तक के बहुत उसमें आपको मॉडल पेपर्स मिलते हैं, कुछ ड्रग इंस्पेक्टर के जो पैटर्न है वो आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है। वो 7 मॉड्यूल्स हैं फार्मासिस्ट एस्पायरेंट्स के लिए, तो ये भी आपका अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। मिशन फार्मासिस्ट की बुक की अगर हम बात करें जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। तो आप जाइए अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक को मंगाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाप्लेसिया। नीचे दिए गयों में से कौन सा मेटाप्लेसिया का बेस्ट एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम विद स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इन क्रोनिक स्मोकर्स। दूसरा, इंक्रीज इन सेल नंबर इन रिस्पॉन्स टू हार्मोनल स्टिमुलेशन। तीसरा, एनलार्जमेंट ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू हाइपरटेंशन। या फिर डी, एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड विद हेपेटोसाइट्स। सोचो सोचो सोचो, अगर पता है तो कमेंट करो, नहीं पता है तो भी कमेंट करो, क्योंकि इसका आंसर जो है बिल्कुल सही अगर आपने बताया है तो बहुत बढ़िया। रिप्लेसमेंट ऑफ सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम विद स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इन क्रोनिक स्मोकर्स, जो बहुत ज़्यादा स्मोक। अच्छा, पहले हम बात करते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं मेटाप्लेसिया क्या है। तो मेटाप्लेसिया क्या है? मेटाप्लेसिया की बात करें तो रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट है। एक मैच्योर सेल के ऊपर दूसरी मैच्योर सेल क्या हो जाती है? आके ऐसे एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाती है। ठीक है, एक मैच्योर सेल के ऊपर दूसरी मैच्योर सेल आके आ जाती है, चिपक जाती है। ठीक है, ऑफन एज एन एडेप्टिव रिस्पॉन्स, एक एडेप्शन, ठीक है, एडेप्शन रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जब भी कोई सेल में स्ट्रेस हो रहा है या फिर क्रॉनिक इरिटेशन हो रहा है, जो बहुत लंबे लंबे टाइम तक स्मोक करते हैं, जो बहुत लंबे टाइम से यूज़र हैं स्मोक के, उनकी बॉडी में क्या होता है, जो नॉर्मल सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें सेल्स में, उस वहाँ के टिश्यूज़ में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। उस स्ट्रेस के जनरेट होने की वजह से मेटाप्लेसिया हो रहा है। कहने का मतलब है जो नॉर्मल सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम जो लेयर है उसके ऊपर क्या आ जा रहा है, रिप्लेसमेंट हो जा रहा है किसका? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इस वजह से एक एडेप्शन हो जा रहा है। और ये कंडीशन क्या है, ये जो एडेप्टेशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, जो टिश्यू की जो फंक्शनैलिटी है वो कम हो जाती है। एडेप्टेशन में क्या हो रहा है, रिड्यूस द टिश्यू फंक्शनैलिटी। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, जो बहुत लंबे टाइम तक स्मोक करते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिस्प्लेसिया। अब हमें बताना है कि नीचे दिए गए में से डिस्प्लेसिया क्या डिस्क्राइब करता है सबसे अच्छा। फर्स्ट ऑप्शन है एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल विद द लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। दूसरा ऑप्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ वन मैच्योर सेल टाइप विद अनदर मैच्योर सेल टाइप। थर्ड है इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स विदाउट एन इंक्रीज इन नंबर। या फिर डी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सोचिए सोचिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल विद अ लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। डिस्प्लेसिया का मतलब कि अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसिया हमें बताता है डिसऑर्डर्ड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। ठीक है, डिसऑर्डर्ड ग्रोथ मतलब एक ऑर्डर है सेल का या किसी भी टिश्यूज का, एक ऑर्डर है कि वो इस शेप में होगा, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, वो डिसऑर्डर्ड हो जा रहे हैं। उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो एबनॉर्मल कंडीशन हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो सेल का जो फंक्शन है, जो सेल की यूनिफॉर्मिटी है, वो यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब हो रही है, लॉस हो जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो है वो वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। इरेगुलर सेल का आर्किटेक्चर हमें मिलता है कि जो सेल का स्ट्रक्चर जो हमें मिल रहा है डिस्प्लेसिया कंडीशन में वो हमें अलग मिलता है। ओरिजिनल में कुछ और है और डिस्प्लेसिया कंडीशन में हमें कुछ और मिल रहा है, क्योंकि डिसऑर्डर्ड ग्रोथ हो रही है, सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है। डिस्प्लेसिया कंसिडर किया जाता है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन मतलब अगर प्री कार्सिनोमा कंडीशन है, कैंसर से पहले वाली कंडीशन में, क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन में सेल क्या कर रही है, ग्रो कर रही हैं। दैट इज द कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसिया। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा है सेल के अंदर, और सेल क्या कर रही हैं, डिसऑर्डर्ड वे में ग्रो कर रही हैं और कार्सिनोमा कॉज कर रही हैं। क्लियर है, दैट इज डिस्प्लेसिया। और आज का क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट इवेंट इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस।
कौन सा नीचे दिया गया एकदम अर्लीस्ट इवेंट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस में? फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म सेल फॉर्मेशन, सेकंड एंडोथेलियल इंजरी, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस कैप, या फिर डी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन प्लेक्स। इसका आंसर जल्दी से बताएं कमेंट करके, फटाफट से जितने भी लोग जुड़े हुए फटाफट से इसका कमेंट कर दीजिए। और इसका आंसर बिल्कुल आपने सही बताया होगा, एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी होने की वजह से जो थ्रोम्बिन है उसका बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है। दैट कंडीशन इज एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस अगर अर्लीस्ट इवेंट की बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो क्या है, एंडोथेलियल इंजरी है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, किसी भी सेल की परमेबिलिटी बढ़ जा रही है, ल्यूकोसाइट का एडहेशन हो जा रहा है, या फिर कह सकते हो थ्रोम्बोसिस हो जा रहा है। और ये इंजरी की वजह से कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो इंजरी कॉज करते हैं, लाइक स्मोकिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा बीपी हाई होने की वजह से हो सकता है, या फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जब लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने की कंडीशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, सेल में इंजरी हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। ओके, अगर एंडोथेलियल डिसफंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये लिपिड्स का डिपोजिशन करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है, प्लैक का फॉर्मेशन करता है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। किसके कितने कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर हम अपनी जो ये सेशन है उसको हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टेक रेस्ट और जुड़ते रहें फार्मेसी इंडिया के साथ। बाय बाय।